हेलो क्लास 10th एनआईओ स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों फाइनली हमने 26 जुलाई को एक और कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसमें मैंने आप लोगों को ऑन डिमांड की तैयारी करानी है और साथ ही आप लोगों के पब्लिक एग्ज़ाम जो भी अक्टूबर में होने वाले हैं उस पर भी हम बात करेंगे उस वीडियो में, ठीक है। यानी जो भी हमारी क्लास होगी ना उस क्लास में, ठीक। चलिए सो इस वीडियो में हम क्या लेकर आए हैं उस पर बात कर लेते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को ब्रिटिश के बारे में बहुत कुछ बताया था, ब्रिटिश समाज के बारे में, ब्रिटिश आर्थिक स्थिति, ब्रिटिश सामाजिक स्थिति, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को ब्रिटिश सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बताया था। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सुधार आंदोलन के प्रभाव क्या रहे हैं थे, मतलब उस समाज में क्या प्रभाव रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन के किस प्रकार नेतृत्व किया उसकी बात करेंगे। सुधारकों के लगातार प्रयासों से समाज पर भारी प्रभाव पड़ा, ठीक है। धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों के मन में अधिक से अधिक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, अपने देश के लिए गर्व की बात डाल दी। यानी कि अपना देश अपना ही होता है, ये बातें लोगों के मन में डाल दी कि अब हमें अपने देश के लिए लड़ना है और अपने देश की संस्कृति को संभालना है, ठीक है। भारतीय संस्कृति को संभालना है और इसीलिए देशवासियों ने एकजुट होना शुरू कर दिया और भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना शुरू कर दिया, ठीक है। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत ने भारतीयों को जीवन के लिए एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण दिया और इसके अलावा लोगों को भारतीयों के रूप में अपनी पहचान के लिए अधिक जागरूक किया है, ठीक है। यानी कि पहले भारतीय शब्द नहीं इतना फेमस था, मगर अब धीरे धीरे भारतीय शब्द फेमस होने लगा क्योंकि सारे राजा महाराजा समझने लगे कि देश को एकजुट करने की ज़रूरत अब आन पड़ी है, ठीक है। और अंततः हम देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटेन के खिलाफ हम सब ने, चाहे हिंदू मुस्लिम हो चाहे सिख ईसाई हो, सब ने मिलकर एकजुट होकर देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश प्रशासन और न्याय प्रणाली। देखिए ब्रिटिश प्रशासन और न्याय प्रणाली की जब मैं बात करता हूँ तो देखिए इसके अंदर क्या था कि पहले तो अंग्रेज़ राजनीतिक रूप से हम पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं थे, यानी राजनीति में उनकी कोई रुचि नहीं थी। मगर जब उनको लगा कि भाई अगर हमें आर्थिक रूप से इन पर शासन करना है तो राजनीतिक तरीके से भी हमको इन पर अधिकार जमाना होगा, तभी हम इन पर पूरी तरह से शासन कर पाएंगे। और राजनीतिक रूप से उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश अधिकारी उनसे अवमानना के साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। जो भी बड़े बड़े लोग थे ना उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। भारतीयों को प्रशासनिक और सैन्य सभी उच्च पदों से बाहर रखा जाता था। अंग्रेज़ों ने भारत में कानून और न्याय की एक नई प्रणाली की शुरुआत कर दी और जो भी कानून तोड़ेगा उसको बहुत बुरी तरह से सज़ा दी जाएगी, ये भी इन्होंने बता दिया। कानूनों के कोड बनाए गए, जैसे आज की डेट में आईपीसी की धारा 1 2 3 4 5 6 7 8 जो जैसे होती है ना आईपीसी धारा, ठीक है, वैसे आईपीसी की धारा बनाई गई उस समय में, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश भारतीयों के अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप कर रहे थे, ठीक है। यानी कि बना तो दिया हमारे लिए कानून, मगर हमारे लिए कानून नहीं था, वो कानून अपने लिए बनाया था उन्होंने, ठीक है, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ और प्रॉब्लम देखने को ना मिले। और यही कारण कहीं ना कहीं हमारे अंदर असंतोष पैदा कर रहा था कि भाई अगर तुमने सही में, चलिए अगर आप लोगों को सही में देना ही था तो गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ देनी चाहिए थी जो प्रत्येक मानव के काम आनी चाहिए थी। मगर उन्होंने कोर्ट तो दिया, मगर कोर्ट के अंदर जो कानून थे वो अपने लिए लेकर आए थे, अपनी सोच के लिए लेकर आए थे। क्लियर, समझ में आ गया। और कानूनी अदालतों में भी आम लोगों के लिए कोई भी सुलभ बातचीत नहीं थी। और पहली बात तो न्याय एक महंगा मामला बन गया था, ठीक है। नई न्यायिक प्रणाली के हिसाब से आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा और जो वकील आता था वो क्या करता था, भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच में क्या करता था, भेदभाव करता था, क्योंकि उसको भी पता कि अंदर जो बैठा हुआ वो कौन है, अंग्रेज़ है। तो जाहिर सी बात है फैसला किसके हक़ में होगा, अंग्रेज़ के हक़ में होगा, ठीक है। तो कानून तो बना मगर कानून की कोई वैल्यू नहीं रही। समझ में आ गया, समझ में आया। चलिए फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम कौन कौन से हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है विधवा पुनर्विवाह कब हुआ था, चार्टर अधिनियम कब आया था, और शिक्षा विभाग कब आया था, बनारस का संस्कृति कॉलेज कब आया था। ये वाला आप करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि किसका क्या होगा सामने, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित भारतीय संस्कृति और भाषा के कम से कम 2 केंद्रों के नाम बताइए। ऊपर पर आए हुए आप दोबारा लेक्चर देख लीजिएगा, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। महिला की स्थिति सुधारने के लिए क्या क्या 2 कानून अपनाए गए ये भी आप बता देना। पहले तो मैं बता दूं कि उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया था, ठीक है।
और ज्योतिबा फूले जैसे जो समाज सेविका थी ना, उन्होंने समाज सेवक जो थे ज्योतिबा फूले, ठीक है, उन्होंने महिला शिक्षा के ऊपर आवाज़ उठाई और महिला शिक्षा को एक पद दिलाया। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं विरोध आंदोलन। देखिए अब धीरे धीरे लोगों के अंदर उस समाज में जो भी काम गलत हो रहे थे उसके लिए अब विरोध शुरू हो रहे थे। और विरोध कैसे हो रहे थे कि ब्रिटिश शासन के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव के परिणाम स्वरूप विदेशियों के खिलाफ भारतीय लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया शुरू हुई। देश भर में ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों की श्रृंखला का नेतृत्व किया जाने लगा। इसके लिए किसानों और जनजातियों ने शोषक शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसका अधिक से अधिक विस्तार में आप आगे पाठों में पढ़ोगे, ठीक है। ब्रिटिश शासन के, ये मान लो ब्रिटिश शासन के समय में ना जितने भी जमींदार थे, साहूकार थे, उनके खिलाफ किसान खड़े हुए थे। और उनके खिलाफ किसान खड़े हुए तो उन्होंने क्या किया, जमींदारों ने किसानों का हवाला देते हुए ब्रिटिश वालों को उनके खिलाफ भड़काया। और इस तरीके से ब्रिटिश वाले डायरेक्ट किसानों के दुश्मन बनने लगे और जमींदार बीच में बिचौलियों का रूप करने लगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अनेक बार अकाल पड़ा, ठीक है। जैसे 19वीं शताब्दी के मध्य में 7 बड़े अकाल देखने को मिलते हैं जिसमें 15 लाख लोगों की मृत्यु होती है। और इस प्रकार की, ठीक है, और इस प्रकार 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 24 अकाल पड़े जिसमें 200 लाखों से अधिक मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 200 लाख से अधिक मृत्यु होती है। और सबसे विनाशकारी तो 1943 में बंगाल का अकाल था जिसने 40 लाख भारतीयों को मार डाला था, ठीक है। 40 लाख भारतीय मार डाले गए थे, वो भी किस में मारे गए थे, अकाल में, ठीक है। करों से दबे किसान, भूमि से बेदखल, बंगाल के अकाल से बचे लोग विद्रोही सन्यासियों, फकीरों के समूहों में शामिल हो गए, ठीक है। और फिर बाद में 1783 में हम देखते हैं कि विद्रोहियों ने कंपनी के राजस्व का भुगतान बंद कर दिया। बोले कि भैया अब हमारे पास पैसे ही नहीं है तो राजस्व कहाँ से देंगे हम, ठीक है। ये भी तो सोचने वाली बात है ना, क्योंकि देखो उनको ब्रिटिशर्स को फ़र्क नहीं पड़ता था, अकाल है, सूखा है, जो भी है वो आपके घर का, मगर उन लोगों को चाहिए अपना फुल टैक्स, ठीक है। जो भी उन्होंने टैक्स बताया, जो भी उनको लगान चाहिए, ठीक है। आपने वो मूवी देखी होगी लगान, उसके अंदर जैसे आपने देखा ना लगान, वैसे ही लगान उन्होंने शुरू की थी, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी तरह तमिलनाडु, मालाबार और तटीय आंध्र के पोलीगर और मालाबार के मैपिला लोगों ने औपनिवेशिक ने शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। उत्तर भारत में 1824 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाटों विद्रोह ने भी शुरू किया, यानी जाटों ने भी विद्रोह शुरू कर दिया था हरियाणा के अंदर 1824 में, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात में कोलिया ने विद्रोह कर दिया, कोलिया ये रहा कालिया, ठीक है, कोलियों ने विद्रोह कर दिया महाराष्ट्र और गुजरात में। तो तकरीबन ये मान लीजिए कि 1820 के बाद से लेकर 1860 के बीच में बहुत सारे आंदोलन देखने को मिलते हैं। इसी के बीच में हमें स्वतंत्रता आंदोलन भी एक देखने को मिलेगा, 1857 का रेवोल्यूशन, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि देश के विभिन्न भागों में आदिवासी जनजाति वो तो पहले से ही कर रहे थे और वो अपने अधिकार के लिए और ज़्यादा लड़ाई करने लगे, ठीक है। सरकार का विद्रोह शुरू कर दिया उन्होंने करना, ठीक है। इसी के बीच में हम देखते हैं कि जनजातियों से विभिन्न वसूलियाँ की जा रही थी, ठीक है, विभिन्न वसूलियाँ की जा रही थी ठीक है। और इसी के बीच में हम एक और चीज़ देखते हैं, ठीक है, कि इसी में हम भील को भी देखते हैं और सिंह भम की कोली नेताओं ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था, ठीक है। और ये भील जातियों के बारे में मैंने पहले ही बताया था, ये मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे और राजस्थान में उस समय में, ठीक है। और उनको इन्होंने अंग्रेज़ों ने बेरहमी से मारा और दबा दिया, इनको कुचल दिया। बंगाल की सीमा, बिहार और उड़ीसा के अत्याचार पीड़ित संथालों ने भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया क्योंकि उनको अपनी भूमि से बेदखल किया जा रहा था संथालों ने, ठीक है। उन्होंने अपनी सरकार की स्थापना के लिए अंग्रेज़ों ने उनके विद्रोह को समाप्त कर दिया। हालांकि इन विद्रोहियों का सफलता इतनी जल्दी नहीं मिली, औपनिवेशिक शासन को पूरी तरह से हिला के रख दिया इन लोगों ने। फिर भी इन्होंने क्या किया, फिर भी इन्होंने कहीं ना कहीं आज़ादी का सपना देखकर उन लोगों के खिलाफ लड़ाई की और आने वाला समय कितना टफ होने वाला था अंग्रेज़ों के लिए, ये अंग्रेज़ समझ में आ गया था अंग्रेज़ों को। देख सकते हैं आप इस पेंटिंग के अंदर ये आप देख सकते हो संथाल हैं और ये ऊपर जो बैठे हुए हैं ब्रिटिशर्स हैं और किस तरीके से वो संथालों पर आक्रमण कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ पर आप फोकस कीजिएगा, सीधी बात बताता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। इस चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा, सीधी बात। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। इसी टॉपिक में एक चीज़ और देख लेते हैं कि विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार 17,500 से अधिक किसानों ने 2002 से 2006 के बीच में आत्महत्या की। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में और किसानों की आत्महत्या की सूचना मिली है,
ठीक है। और उनकी आत्महत्या का मुख्य कारण फसल में विफलता और ऋण है। इसके अलावा किसानों की संख्या भी कम हो रही है। उनके खेती का परित्याग करने में अखबारों, पत्रिकाओं और इंटरनेट 5 से 6 किसानों से बात करके इकट्ठा करके ये पता लगाइए कि कौन कौन से प्रॉब्लम उनको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्रियाकलाप है, इसको करना है तो करिएगा, नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं। बट इसमें एक फ़िल्म का जिक्र है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको, अच्छी मूवी है पीपली लाइव, ठीक है। आमिर खान प्रोडक्शन में बनी है ये फिल्म। तो उसके अंदर आपको किसानों की स्थिति पता चल जाएगी, किसान किस तरीके से जूझते हैं अपनी जब खेती करते हैं तब, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगला है 1857 का विद्रोह और उसके प्रभाव, और इसके बारे में मैं डीप में आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है 1857 की क्रांति, और ये ज़रूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। बाकी मैं कहता हूँ आपको सारे लेक्चर देखने चाहिए, क्योंकि कब कौन सा सवाल किस पेपर में आ जाए आपको कुछ नहीं पता। तो ऑन डिमांड देने वालों के लिए भी ऑल द बेस्ट, और पब्लिक एग्ज़ाम देने वालों के लिए भी ऑल द बेस्ट। फिर से कह रहा हूँ, हमारा एक नया कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आप लोगों को उसमें एनरोल करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर क्लिक कर लीजिए और व्हाट्सअप कर दीजिएगा उस पर, और मैं आप लोगों को बता दूँगा कि कैसे आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। उसके अंदर PDF वगैरह आएगी, और PDF के अलावा आपको हर एक चीज़ मुहैया कराई जाएगी जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पेड कोर्सेज़ वाले ही मैसेज कीजिएगा, बाकी जिसको भी ग्रुप में ऐड होना वो तो कोई भी कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और हाँ, धन्यवाद।